Hello students, welcome again to my class of political science, and today we will be going to continue the second part of chapter 2, rights in the Indian Constitution. Yesterday we have read about the importance of rights and different fundamental rights given in the Constitution. अलग अलग जो 6 राइट्स हमें प्रोवाइड करवाए गए हैं उनकी डिटेल आपको बताई थी, and these fundamental rights are given in part 3 of the Constitution. यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं वो हैं पार्ट 3 के अंदर. इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हुई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज गिवन इन 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि भाई एक तरफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और एक साइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी प्रोवाइड करवाई गई है जो हमारे पार्ट 4 में दी गई है. अब है कि ये जो राइट्स हैं ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, हमें डेवलपमेंट करने का मौका देते हैं. विदाउट राइट्स हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार है, तो इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने की जो गारंटी प्रोवाइड करवाई गई है दैट वाज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो टुडे I like to discuss about the difference between fundamental rights and डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है. तो फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द इंडिविजुअल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द इंस्ट्रक्शंस टू द स्टेट. यानी कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर इंडिविजुअल को एक गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक इंस्ट्रक्शंस हैं स्टेट को. यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू. फंडामेंटल राइट्स आर justiciable and it means in case of violation of rights it can be challenged in the court, but directive principles cannot be justiciable and these are only to remind the duties to central and state government. कि भाई आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कभी भी कोई गवर्नमेंट या इंडिविजुअल है उनको वॉयलेट करती है तो आप उससे रिलेटेड केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी, और उससे रिलेटेड आपको जस्टिस ज़रूर प्रोवाइड होगा. लेकिन दैट कैन नॉट बी डन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. ये जस्टिसेबल नहीं है. इसके अंदर सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उनको उनकी ड्यूटीज़ से रिलेटेड रिमाइंड करवाया जाता है, याद करवाया जाता है कि भाई उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं. Fundamental rights are directly concerned each and every individual, but directive principles are concerned with the state only. यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ रिलेटेड हैं हर इंडिविजुअल से, हर एक जो सिटीज़न हैं वो उसको मिलने चाहिए, उनके लिए ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं. लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो स्टेट से रिलेटेड, और स्टेट किससे मिलकर बना है, इन सारे सिटीज़न से, यानी हर इंडिविजुअल से मिलकर जो एक स्टेट बनता है, एक देश बनता है, उससे रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. फंडामेंटल राइट्स मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. इमरजेंसी यानी कि जब भी आपके देश में कभी भी आपातकाल, इमरजेंसी की कंडीशंस आती हैं इन केस ऑफ इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन. यानी कभी आपके देश पर कोई अटैक होने वाला है, वॉर होने की कंडीशंस हैं, या कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं. उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री, और उससे रिलेटेड उसको 3 आर्टिकल्स के थ्रू पावर्स प्रोवाइड करवाई गई हैं. आर्टिकल 352, 356 एंड 360. यानी कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जब कभी भी एक्सटर्नल एग्रेशन होने की कंडीशन बनती है, हमला होने का डर होता है, तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं. और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग
जब कभी भी आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं दे वर नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर वो संविधान के द्वारा जो उनको पावर्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग उनका काम नहीं चल रहा है या नहीं करते हैं, तब आर्टिकल 356 इम्पोज किया जाता है इन पर्टिकुलर स्टेट। और आर्टिकल 360 ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी देश के अंदर जब भी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, आर्थिक कंडीशन आपकी देश की अच्छी नहीं होंगी, उस टाइम पर आर्टिकल 360 इम्पोज की जाती है बाय द प्रेसिडेंट, जो आज तक कभी भी इंडिया में नहीं लगी है। तो ये कुछ डिटेल बताइए मैंने यहाँ पर, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है आपकी बुक में। एंड फंडामेंटल राइट्स आर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हर इंडिविजुअल की एक कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, ये रिलेटेड है एक फुल डेवलपमेंट के साथ। बट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये पूरी सोसाइटी को एक मानकर चलते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल से रिलेटेड काम नहीं होता, यहाँ पर है कि भाई आप पूरा जो कंट्री है या पूरा जो स्टेट है उन सारों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दीज कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी, इनको कभी भी इमरजेंसी के टाइम पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो उस टाइम पर हम सस्पेंड, यानी जो इमरजेंसी लगती है उस टाइम पर भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे राइट टू लाइफ हो गया। आप किसी से भाई इमरजेंसी के टाइम पर उसके जीने का अधिकार तो छीन नहीं सकते हो, तो इसलिए ये राइट कभी भी नहीं छीना जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में। कल जो राइट्स बताए थे उसके अंदर जो लास्ट राइट था हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके थ्रू हम कोर्ट में जाते हैं और कभी भी जो हमारा कोई भी एक राइट अगर वायलेट हो रहा है, कोई उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके थ्रू हम उनको पाने की कोशिश करते हैं। और कोर्ट इस कंडीशन में क्या करता है कि कुछ रेट्स इशू करवाता है, और उस टाइम के लिए जब वो रेट इशू जाती है तो उसके बाद जो भी कंडीशंस सही होती हैं उनको अप्लाई किया जाता है कि भाई उसको उसका ये अधिकार मिलना चाहिए। कल कुछ क्रिमिनल से रिलेटेड भी बताया था कि क्रिमिनल से रिलेटेड भी कुछ राइट्स हैं, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं कि भाई वो अपना खुद का पक्ष रख सके, उसको पूरा एक एडवोकेट यानी वकील भी प्रोवाइड करवाया जाता है जो उसके पक्ष को सामने रख सके। Now move on to next कि fundamental rights except the right to life and personal liberty may not be suspended only during the emergency like foreign attacks or internal disturbances, यानी सिर्फ उस टाइम पर इनको सस्पेंड कर सकते हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स मोस्ट extensive range of rights to their citizens including right to dignity, privacy, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि अभी तक जो हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, साउथ अफ्रीका ने सबसे वाइड रेंज में राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। उसके अंदर राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट है, एडिक्वेट हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है। ये इस तरीके के जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी उन्होंने राइट्स के अंदर इंक्लूड की हुई हैं। इंडिया के अंदर भी इनको इंक्लूड किया जा रहा है और आगे भी और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको राइट्स के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा। Indian Constitution contains directive principle of state policy also to establish a welfare state along with the fundamental rights, यानी कि अभी जो बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड, ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा ये भी काम करते हैं कि भाई आपकी जो कंट्री है या जो आपकी सोसाइटी है उसके भले के बारे में सोचा जाता है कि एक वेलफेयर स्टेट बन सके। और जुडिशरी के पास पावर है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हर्ट हो रहा है तो वो इनके बारे में डिसीजन ले सकती है। In 1978, the 44th Amendment to the Constitution removed the right to property. कल हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि स्टार्टिंग में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे दैट वर
टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बता देती हूँ कि 1978 में क्या हुआ था, 44th अमेंडमेंट हुआ था, जिसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। वो उस टाइम की बात है जिस टाइम पर इंडिया के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, यानी कि भूमि सुधार हो रहे थे। भूमि सुधार से मतलब है कि ज़्यादातर जो लैंडलॉर्ड्स या सामंत और ये जो ज़मींदार वगैरह थे उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड या प्रॉपर्टीज़ होती थी, जबकि जो छोटे लेबर्स हो गए या छोटे फार्मर्स थे उनके पास उतनी ज़मीनें नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं उनसे लेकर हम बाकी लोगों में जिनको ज़रूरत है उनको दे देते हैं। तो इस वजह से जो लोग थे, ज़मींदार वगैरह थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था इस चीज़ से रिलेटेड कि भाई प्रॉपर्टीज़ तो हमारी हैं तो क्यों इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने यही डिसीज़न लिया था कि जो ये इतने अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्होंने बिना बात में इतनी ज़मीनें अपने पास इकट्ठी कर रखी हैं और जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए इसे एक लीगल राइट बना दिया गया फंडामेंटल राइट से हटाकर। By the 42nd Amendment in 1976, the fundamental duties has also been inserted, which are 10 in numbers, to defend our country, promote harmony and protect the environment. अब हम लोग हैं, हमें अपने राइट्स तो बहुत अच्छे से पता है। सभी सोसाइटी के अंदर आप किसी की भी बात कर लो, हमें ये नहीं मिल रहा है, ये तो हमारा अधिकार है, हमारी सरकार हमें ये नहीं दे रही है, 10 क्वेश्चंस हम खड़े कर देते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है ड्यूटीज़ की, व्हाट वर द ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन टुवर्ड देयर नेशन, तो कुछ भी लोग आंसरेबल नहीं होते हैं, यानी कुछ भी उन्हें पता नहीं होता। तो हमारा जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, उसके अंदर हमारे को एक अलग से सेपरेट फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने देश के लिए। तो उन ड्यूटीज़ से रिलेटेड मैं कुछ आपको बताती हूँ जो बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो यही है कि भाई हम अपने जितने भी हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल सिम्बल्स हैं, हमारे नेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, जो भी नेशनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। फिर कंट्री के अंदर कोई भी इस तरह की बातें ना करें जिससे लोग भड़कें और आपके देश को कोई नुकसान पहुंचे। आप कहीं पर भी जाएं, जो भी आपको नेशनल प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं उनकी केयर करनी चाहिए, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अक्सर यही होता है ना, जब हम ट्रेन में जाते हैं या बसेस में जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं, हम आराम से कुछ भी खाया, पिकनिक मनाई और वहाँ पर फेंक कर आ जाते हैं। भाई हमारी खुद की प्रॉपर्टी थोड़ी है, हमने थोड़ी उस पर पैसा लगाया है, हम कौन सा यहाँ पर दिन रात रहते हैं। तो यही सोचकर हम वहाँ पर गंदगी या कुछ भी तोड़ फोड़ करके चल पड़ते हैं। तो इट इज़ नॉट राइट कि भाई ये सब आपके ही तो देश का हिस्सा है, तो इन सब की प्रोटेक्शन, इन सब की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सिटीजन्स की है, हमारे ही काम आनी है। गवर्नमेंट हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाता है हमारी कन्वीनियंस के लिए, तो उनको साफ रखना हमारी ड्यूटी है। इसके अलावा जो भी साइंटिफिक इनोवेशंस हैं या जो भी इस तरह की एबिलिटीज़ रखता है उनको मोटिवेट किया जाना है, उनके स्किल्स को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह की कई ड्यूटीज़ हैं जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और जो आपकी बुक में भी दी हुई होंगी। द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैज़ not change the status of our fundamental